हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लगभग पूरे अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय की बात करें तो मेडिसिनल प्लांट्स के ट्रेड को रेगुलेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नमस्कार, मैं अरुण चंदन आपके सामने एक प्रपोजल रख रहा हूँ बहुत विनम्रता के साथ। इस प्रपोजल पे हमें बहुत जल्दी काम करने की ज़रूरत है। वो इस तरह से कि अगर मैं सिर्फ हिमाचल प्रदेश को देखूं तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जितना ट्रेड है मेडिसिनल प्लांट्स का, दो तरह से। सबसे पहले कि जो एक्सट्रैक्शन मेडिसिनल प्लांट्स की जंगलों से हो रही है वो अनवरत जारी है, कई सारे कानून होने के बावजूद भी। अब लोगों के जो अधिकार हैं, कितने सारे लोग जो हैं एक्सट्रैक्शन के काम में जुड़े हुए हैं, तो पहला उसमें ये काम है कि हम सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन को इंट्रोड्यूस करें, उसमें हम अपना काम शुरू करें। हम सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन के लिए गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस के प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पर हमें पूरे के पूरे एक्सट्रैक्शन कम्युनिटी के लिए करने चाहिए। वर्तमान में क्या हो रहा है कि जिन लोगों के अधिकार हैं, राइट्स हैं, वो जंगल से जड़ी बूटियों को निकालते हैं। जैसे जैसे रोटेशन में जंगल हिमाचल प्रदेश में वन के नियमों के मुताबिक खुलते हैं, उसके बाद कुछ मिडलमैन बीच में आते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर आते हैं और इन जड़ी बूटियों को अमृतसर या दिल्ली की मंडियों में बेचने के लिए ले जाया जाता है। ज्यादातर ये जड़ी बूटियां मजीठ मंडी अमृतसर में जाती हैं और वहां इनका जाकर के ट्रेड होता है। तो पैसे के दृष्टिकोण से अगर देखें कि जो जंगल से जड़ी बूटी एक्सट्रैक्ट करने वाला व्यक्ति है, निकालता है, जिसके अधिकार है जंगल से निकालने का, उसको जो उसका मूल्य मिलता है वो बहुत कम रहता है। बाजार में उसकी ट्रेड प्राइस बढ़ जाती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा एक साइकिल है जिसे तोड़ना हालांकि मुश्किल है, लेकिन इस सारी प्रक्रिया को सारे नियमों के तहत एक प्रकार से रेगुलेट करने की जरूरत है, उसे व्यवस्थित करने की जरूरत है। उस व्यवस्था के लिए इस छोटे से वीडियो में आपके समक्ष में एक प्रस्ताव, एक प्रपोजल रख रहा हूं जिस पे हमें काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी तरह से ये जो प्रस्ताव यहां रखा जा रहा है, जिसमें कि एक रीजनल मंडी क्रिएट करने की कल्पना की जा रही है, जैसे फार्मास्यूटिकल हब जो है, पूरा आयुर्वेदिक इंडस्ट्री को अगर देखते हैं हम लोग, हिमाचल प्रदेश की जो लगभग 125 के आसपास उद्योग हैं, उसमें से ज्यादातर इंडस्ट्री जो बद्दी के अंदर है। तो बद्दी में जो ये चीजें, बद्दी में अगर हम एक रीजनल मंडी की कल्पना करते हैं, वो न केवल एक ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है, बल्कि जो किसान, जितने भी राज्य सरकार का आयुर्वेद विभाग है या नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड से जुड़े हुए स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड्स हैं, चाहे पंजाब हरियाणा के हैं, हिमाचल के हैं, उन्हें भी बद्दी में खेती के लिए, खास करके जो किसान जड़ी बूटियों की खेती पिछले अरसे से कर रहे हैं, उनके लिए भी मार्केट देने के लिए ये एक व्यवस्था बनाई जा सकती है। इसमें कुछ पहलू हैं जिनके ऊपर हमें चर्चा करना बहुत जरूरी है। उसमें यह है कि सबसे पहले हमें एक नेटवर्क कलेक्शन सेंटर्स का बनाना पड़ेगा। अगर हम राष्ट्रीय आयुष मिशन की गाइडलाइंस देखें, उसके अंतर्गत हमें जिला स्तर पे और ब्लॉक स्तर पर, यानी हमें कलेक्शन हब्स देखने होंगे। जैसे मैं अगर शुरुआत करता हूं पांगी से, पांगी के बाद मैं शुरुआत करता हूं तीसा से, सलूनी से, उसके बाद चंबा से, चंबा के बाद में अगर हम उस सारे एक प्रोड्यूस को एक चैनल बनाते हैं कि हम उस प्रोड्यूस को लेकर के आएंगे बद्दी तक, तो इस सारी व्यवस्था में हमें एक रीजनल कलेक्शन सेंटर्स का, छोटे छोटे कलेक्शन सेंटर्स की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। कलेक्शन सेंटर्स के अंदर बहुत सारा मामला क्वालिटी कंट्रोल से भी जुड़ा होगा कि जो सामान आ रहा है क्या उसकी व्यवस्था ठीक से है, सही समय से कलेक्शन हो रही है, उसका रख रखाव सही है, उसकी स्टोरेज सही है। इन सारे इंटरवेंशंस में ये जो सप्लाई चेन का इसका जो अहम हिस्सा है, उसके अंदर हमें इंटरवेंशंस करनी बहुत जरूरी होंगी, जिससे जो कि कलेक्शन करने वाले लोगों और ट्रेडर्स के लिए उनके कैपेसिटी बिल्डिंग के इश्यूज हो जाएंगे। अब क्वालिटी जो क्वालिटी कंट्रोल का इशू है, अब इसके अंदर उनका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स या जो आयुर्वेदिक फार्माकोपिया के मुताबिक अगर हमें जो काम करने हैं उसके अंदर, उसके लिए हम एक व्यवस्था पे काम पहले से ही कर रहे हैं, वो भी उसको यहां ला करके देखा जा सकता है कि किस तरह से करना है। क्योंकि एक परियोजना हमारी पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ प्रोफेसर आशीष बाल्दी के नेतृत्व में चल रही है, जिसके अंदर ई चरक ऐप के साथ उससे सिमिलर एक ऐसी ऐप बनाने की कल्पना की जा रही है, जिसमें कि किसानों को या ट्रेडर्स को या इंडस्ट्री को ऐसी लेबोरेटरीज की सुविधा मिल सके जहां जाकर के वो एपीआई के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उनका क्वालिटी एनालिसिस करवा सके, ताकि वो बहुत जल्दी 2 दिन के अंदर ये रिपोर्ट उन सारी चीजों को मिल जाए। जितना जड़ी बूटी के एक्सट्रैक्शन का काम है या फिर दूसरे जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है या जंगल से निकलने वाले दूसरे लघु वनोपज हैं, उन सब की भी अगर स्थिति देखते हैं तो हमें
बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज के साथ मिलकर के काम करने की सख्त जरूरत होगी। हमारे जो एक्सट्रैक्शन के लोग हैं, कल्टीवेटर्स हैं, उनको बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज का सदस्य बनना होगा या उनके साथ मिलना होगा, जिसके लिए हमें बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट बोर्ड के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ और नेशनल के साथ एक तालमेल बिठा करके इस विषय में हमें कुछ काम करना होगा। दो तरह का काम इसके अंदर, मंडी के अंदर संभव होगा। एक सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है कि क्या हम कोई ऐसा वर्चुअल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हम ऑनलाइन बिडिंग की व्यवस्था को इंट्रोड्यूस कर सकें। ऑनलाइन बिडिंग का मतलब यह है कि किसान ने अपना प्रोड्यूस वो जैसे लेकर के आया, उस प्रोड्यूस की क्वालिटी का एनालिसिस हुआ और उसका ऑनलाइन हमारे वेबसाइट के वेब पोर्टल के माध्यम से उसका प्राइस लॉक हो गया और वहीं से उसको डिस्पैच हो गया। एक कल्पना ये भी की जा सकती है, हमारा ये सुझाव रहेगा कि इस विषय पे भी कुछ विचार विमर्श हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम ई नैम के साथ एपीएमसी के नेटवर्क के अंदर अपने रीजनल जो हमारे लोकल हमारे जो कलेक्शन सेंटर्स हैं उनको ई नैम की मंडियों के साथ जोड़ दें। हमारे हिमाचल प्रदेश की 19 मंडियां हैं जो ई नैम के तहत आ रही हैं। ई नैम में किसानों को एकदम ग्लोबल ऑनलाइन होने का मौका होगा अपने प्रोडक्ट के साथ में, और प्रोडक्ट की क्वालिटी एश्योरेंस के साथ वो उनको बहुत समय से उनकी पेमेंट भी मिल सकती है, जबकि ज्यादातर ट्रेडिशनल ट्रेड के अंदर किसानों को कम पेमेंट मिलती है और कम पेमेंट के साथ साथ कई बार पेमेंट डिलेज भी हो जाती है या कॉन्ट्रैक्टर्स के खाते में चली जाती है। इस तरह से एपीएमसी ई नैम को भी देखना होगा और एपीएमसी के माध्यम से ही हम एक निश्चित तिथि पे हम ऐसा मंडी लगाने की व्यवस्था कर सकते हैं जिसमें किसान जाकर के अपने उत्पाद को रख ले। अगर हम इस तरह से ट्रेड को रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद क्या होगा कि एपीएमसी नेटवर्क के अंदर हमें अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए जाना पड़ेगा। हमने हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहले से ही, आयुर्वेद विभाग ने इस विषय पे कार्य किया हुआ है कि हमने लगभग 36 स्पीशीज का मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए उनको एग्रीकल्चर कमोडिटी में शामिल कर लिया, क्योंकि ये आपको ज्ञात होगा कि हमें किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी प्रोड्यूस का एमएसपी करने के लिए उसे एग्रीकल्चर कमोडिटी में शामिल करना जरूरी होगा। और बहुत सारी हमारी जो मेडिसिनल क्रॉप्स हैं वो अभी तक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में नहीं थी, कमोडिटी में नहीं थी, तो वो आ गई हैं। अभी कुछ और प्रक्रिया है जो कि कृषि विभाग के साथ मिलकर के पूरी की जा सकती है, जिसमें कि हमारे जितने ट्रेड में क्रॉप्स हैं, चाहे कल्टीवेट हो रही हैं या अभी तक वाइल्ड से एक्सट्रैक्शन भी हो रही है। अभी वाइल्ड से एक्सट्रैक्शन को हम नजरअंदाज इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके इलीगल ट्रेड को किसी तरीके से रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग हो सके, जंगलों पे प्रेशर ना हो और हम ज्यादातर उन चीजों की हार्वेस्टिंग करें जिनके लीफ, फ्रूट या इस तरह की चीजें हमें ज्यादा काम आती हैं। लेकिन ये देखा गया है कि जितने भी हिमालयन स्पीशीज हैं, चाहे वो कुटकी है, अतीश है, इनमें उनका रूट स्टॉक का ही हमें जरूरत पड़ती है। हम उनकी रूट को एक्सट्रैक्ट करते हैं और वाइल्ड से रूट एक्सट्रैक्ट करना ये पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है, हमारे जंगलों के लिए बहुत हानिकारक है और इसके लिए हमें सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस किसानों तक, एक्सट्रैक्टर तक लेकर के जरूर जाना है। एक अहम पहलू इस प्रक्रिया के अंदर है वो ट्रेडिशनल हीलर्स का एक नेटवर्क है। पूरे हिमालय के अंदर आज दिन तक एक व्यवस्थित अध्ययन इस काम के लिए नहीं हुआ है। जितने ट्रेडिशनल हीलर्स, चाहे वो कोई किसी छोटी बीमारी का इलाज कर रहे हो या किसी बड़ी बीमारी का इलाज कर रहे हो या फिर वो एग्रीकल्चर या नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट में कोई ना कोई अपनी भूमिका निभा रहे हो, जिसमें कि वो ऐसे लोकल नॉलेज के फॉर्मुलेशंस को यूज करते हैं जिसमें कि स्थानीय उत्पादों का, मेडिसिनल प्लांट्स का उपयोग होता है, उनको हमेशा नजरअंदाज किया गया। उनको देखने की बहुत जरूरत है, उसको डॉक्यूमेंटेशन, वैलिडेशन की बहुत जरूरत है। वो हमें एक लोकल ड्रग डिस्कवरी के लिए मदद कर सकते हैं और साथ साथ वो हमारे कंजर्वेशन के लिए बहुत बड़े एम्बेसडर्स हो सकते हैं। वो जो प्लांट्स यूज कर रहे हैं अभी तक उनके बारे में बहुत ज्यादा शोध नहीं हुआ है, वो करने की जरूरत है। इस तरह से अगर हम देखते हैं कि एक पूरा नेटवर्क जिसमें कि कलेक्शन के बाद में उसको एक रीजनल स्तर पे लेके आना, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे लेके आना, उसके बाद उसको बद्दी जैसी मंडी में, जिसे हम रीजनल मंडी का नाम दे रहे हैं, मंडी तक लेकर के आना, इस सारी व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए बहुत जरूरी होगा। अब इसमें डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा हिमाचल प्रदेश, कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश, वन विभाग हिमाचल प्रदेश, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, स्टेट काउंसिल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सारे विभागों को, कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग, हम सबको बैठ करके एक कार्यनीति पे काम करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न क्या उठता है कि हमारे पास अगर हम लगभग 120 पौधों पे, जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस के पौधे हैं उन पे काम कर रहे हैं, हमें 20 के करीब और पौधे हैं जो अभी पोस्ट कोविड सिचुएशन के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जो पैकेज दिया है उस पैकेज के अंदर हमें उनको कल्टीवेशन के लिए लेकर के जाना है, जिसे हमें पूरे नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय में, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट तक करना है, पूरे हिमालयन रेंज के अंदर करना है, जो 20 हमारे कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं। अब उनको करने के लिए ये जो मैकेनिज्म हम
की कल्पना कर रहे हैं कि हमें एपीएमसी नेटवर्क में भी जोड़ना है, हमें रीजनल मंडी भी बनानी है, इस सारी व्यवस्था को कौन करेगा? क्या हम इसको एक सरकारी सिस्टम के अंदर कल्पना कर रहे हैं? क्या सच में ये सरकारी सिस्टम के अंदर पूरी व्यवस्था किसी एक विभाग के जिम्मे लगा करके या ज्यादा विभाग के जिम्मे लगा करके ये सफल हो सकती है? ये अपने आप में एक प्रश्न हो सकता है। इसके लिए एक सुझाव देने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे प्रदेश के अंदर आजीविका और पूरे पहाड़ों के अंदर आजीविका एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जड़ी बूटी का काम या कृषि के काम में ज्यादातर इनकी डिपेंडेंसी महिलाओं के ऊपर है। महिला फोक्स, विमेन फोक्स जो है वो सबसे ज्यादा जमीन मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। तो अगर हम एक परिवार को आय की बात सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं, और दूसरा हम एक सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, एक हम कल्टीवेशन कर रहे हैं उन हाई वैल्यू क्रॉप्स की जिनकी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा जरूरत है, हमें एक देखना होगा हमारे पूरे इस नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन स्टेट्स के अंदर हमारे यहाँ स्वयं सहायता समूह का एक बहुत बड़ा नेटवर्क एग्जिस्ट करता है। अब ये स्वयं सहायता समूह अपने आप में सक्षम है, और इस समय में नाबार्ड जैसी संस्थाएं ऐसी हैं जो कि इस पूरी प्रक्रिया को मदद कर रही हैं। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर के इस सारी व्यवस्था को फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में करने की एक बीड़ा उठाया है। जितने स्वयं सहायता समूह है, 10, 20, 50 स्वयं सहायता समूह इकट्ठे होकर के उसको एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में कर सकते हैं, जिसके लिए हैंड होल्डिंग के लिए बहुत सारा आर्थिक सहयोग भी अवेलेबल है। तो क्या ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के माध्यम से काम करना होगा? क्या हमारे पास इससे पहले जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, क्या हमें उनको लेना होगा, या क्या हमें कुछ एनजीओज को शामिल करना होगा, जिसमें कि उन सब की एक सहभागिता को निश्चित करते हुए हम एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना करें जिसमें कि कंट्रोल कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का हो जाए, कम्युनिटीज का हो जाए। कम्युनिटीज की हिस्सेदारी होने के कारण ये व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से चल सकती है। प्राय देखा गया है कि आमतौर पर किसान है, एक्सट्रैक्शन के लोग हैं, या जितने भी हमारे जितने वेलफेयर स्टेट्स के अंदर जो रेजिडेंट्स हैं, जो हमारे नागरिक हैं, किसान है, ऐसा देखा गया है कि इन लोगों की ज्यादातर डिपेंडेंसी सरकार के ऊपर हो जाती है कि सरकार जो है वो उनको किसी तरीके की मार्केट उपलब्ध करवाए। ऐसे अगर आप इस तरह की जितने इनिशिएटिव्स हुए अगर उनके अनुभव देखें तो सामान्यतः मार्केटिंग के जितने इनिशिएटिव हैं वो सारे के सारे ज्यादातर असफल हुए हैं। पूर्णतः असफल नहीं कहूंगा, पार्शियली सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन उसमें क्या हुआ है कि किसान को हमेशा रोते देखा गया है। तो यदि किसान को उसका हक दिलवाना है और इस व्यवस्था को सस्टेनेबल तरीके से इसको आगे बढ़ाना है, तो हमें जो है ये सारी की सारी व्यवस्था कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को सौंपनी होगी। एक ऐसी कल्पना करनी होगी जिसमें सारे के सारे विभाग, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, चाहे आयुर्वेद विभाग है, कृषि या हॉर्टिकल्चर या बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, ये हमें एक फैसिलिटेटर के तौर पे वहां भूमिका अदा करें, और हम जो है वो समाज को सक्षम करें, उनको सशक्त करें कि वो अपने संसाधनों को से कमाने की चिंता भी करें, उनके संरक्षण की चिंता भी करें। तो इस प्रकार से हमें सारी योजनाओं को कन्वर्ज करते हुए, इनका समन्वय करते हुए हमें एक ऐसी प्रपोजल की कल्पना करनी है, ऐसी एक व्यवस्था बनानी है जिसमें कि किसान एक तो जाकर के अपने एक कलेक्शन सेंटर के अंदर वो अपने प्रोड्यूस को बेच सके, और उसके साथ साथ वो कलेक्शन सेंटर उस प्रोड्यूस को रीजनल मंडी में ले जाया जा सके, जहां से वो सीधे फार्मास्यूटिकल हाउसेज को सप्लाई हो सके, या जो भी इंटरेस्टेड हो उसको सप्लाई हो सके। एक जो चिंता इसमें सबसे बड़ी है कि मान लीजिए हमने किसी चीज का एमएसपी कर दिया, हमने अगर 100, 20, 50 मेडिसिनल प्लांट्स का एमएसपी कर दिया, और एमएसपी करने के बाद हम उसको मंडी में ले गए, मंडी के बाद हमने मैंडेटरी कर दिया कि जितने लाइसेंस होल्डर हैं सरकारी तंत्र के अंदर से, जो जिनको निर्माणशालाओं को लाइसेंस दिया गया है, कंपनीज को लाइसेंस दिया गया है, वो एक निश्चित तिथि पे जाकर के वहां जाकर के प्रोड्यूस को खरीद लें। इस सारी व्यवस्था में यदि एमएसपी पे प्रोड्यूस सरकार को खरीदना पड़ता है, वो कौन खरीदेगा? ये व्यवस्था हमें सोचनी पड़ेगी। क्या जो लेफ्ट आउट चीजें हैं जो मंडी के अंदर ई-नैम में नहीं बिकती हैं, एपीएमसी में नहीं बिकेंगी या रीजनल मंडी में नहीं बिकेंगी, वो कहां जाएंगी? उस व्यवस्था को बनाने के लिए एक जो तरीका है वो तरीका ये हो सकता है कि उसे सरकार उठाए। सरकार मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और आयुर्वेद विभाग, कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग, एक व्यवस्था बना ली जाए, इनको उठा ले, उठाने के बाद सरकारी तंत्र के अंदर एक निर्माणशाला बनाई जाए। जैसे ऑलरेडी आयुर्वेद विभाग सरकारी कारखाने चला रहा है जिसमें कि बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती हैं। अब उसमें भी टेक ये है, असल में प्रपोजल ये है, प्रस्ताव ये है कि भारत सरकार की योजना है कि वो हर एक स्वास्थ्य केंद्र को हर राज्य के अंदर ऑन एन एवरेज साल में 2 लाख रुपए की
का अनुमानित एक अनुदान देता है, जिसमें कि सरकार को उसको दवाइयाँ उपलब्ध करवानी होती हैं। इसी तरह से अगर हम हिमाचल प्रदेश की मैं उदाहरण देता हूँ, उदाहरण के लिए हमारे पास यहाँ 1000 के करीब आयुर्वेद स्वास्थ्य केंद्र है, जिनको की सरकारी व्यवस्था से हम टेंडर के तरीके से बाहर से जो भी व्यवस्थाएं हैं, लोकल रूल्स हैं, उसके मुताबिक हम दवाइयाँ खरीद के देते हैं। यदि हम वो दवाई बनाने की जो प्रक्रिया है केंद्र सरकार के साथ मिलकर के 2 लाख रुपए प्रति ASC के हिसाब से बनाते हैं, तो हमारे 1000 का स्वास्थ्य केंद्रों का हमें लगभग 20 करोड़ रुपए साल का मिलता है। तो 20 करोड़ रुपए में से अगर हम 50% जो है वो अगर लोकल प्रोडक्शन की बात हम करते हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हम अगर लोगों से खरीदने की बात करते हैं और उसको हम अगर स्वास्थ्य केंद्रों को देने की बात करते हैं, तो हमारे पास पैसे की कमी नहीं होगी, हमारे पास कॉर्पस फंड भी होगा, और हम जो सामान ग्रेड के हिसाब से हमने रीजनल मंडी में या लोकल कलेक्शन सेंटर में, ई-नैम में, APMC में जो बेचने की कोशिश की थी, जो बच गया था, उसको सरकार ला करके उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग की बात सोच सकती है। और प्रोसेसिंग के लिए हमें बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट करना होगा। हमें स्थानीय जितने हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स यानी हमें जो कल्टीवेट हो रहे हैं स्पेसिफिक राज्य के अंदर, विशेष राज्य के अंदर, और जो वाइल्ड से हार्वेस्ट हो रहे हैं, जिनके लोगों के लेजिटिमेट राइट्स हैं, उनके कारण उनको ध्यान में रखते हुए अपना प्रोडक्शन प्लान बनाना होगा। अगर हम प्रोडक्शन प्लान बनाएंगे, सिंगल मेडिसिन, एक औषध प्रयोग के तरीके से चलेंगे, मुझे लगता है कि हम पूरी दुनिया को सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स हिमालयस के अंदर एक ऐसी व्यवस्था दे सकते हैं जिसमें कि एक अपनी किस्म का उदाहरण हो सकता है। और ये पीपल सेंटर्ड, लोगों का सेंटर्ड, ओन्ड बाई पीपल एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है। मुझे आशा है, मैं आप सबसे ये आग्रह करूंगा, बहुत विनम्रता से मैं आग्रह करूंगा कि इस प्रस्ताव पे अपनी प्रतिक्रिया दें। मेरे साथी, मेरे RCFC नॉर्थ 1 की जो टीम है, प्रोफेसर DR नाग, डॉक्टर सौरभ शर्मा, जितने सारे हमारे साथी हैं, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए लगे हुए हैं। हम एक पूरे विस्तृत प्रपोजल के साथ सामने आ रहे हैं, क्योंकि हमें ये लगता है एक चीज़ का हमें बहुत कई बार दुख भी होता है, और इतने सारे प्रयास सरकारी तंत्र के अंदर होते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स बन के रह जाती हैं। इनका प्रबंधन की सबसे बड़ी मुश्किल होती है, और जब इनकी मैनेजमेंट हम जनता के हाथ में देंगे, लोगों के हाथ में देंगे, सिविल सोसाइटी के हाथ में देंगे, इलेक्टेड बॉडीज के हाथ में देंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के हाथ में देंगे, FPCs के हाथ में दे देंगे, तो ये निश्चित रूप में एक क्रांतिकारी कदम होगा। और सरकार एक मॉनिटर के तौर पे, एक फैसिलिटेटर के तौर पे, एक मित्र के तौर पे विभाग साथ उसके खड़े होकर के इस व्यवस्था को चलाने में मदद करेंगे। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। हम इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।